तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 अक्टूबर को चुनाव होगा। आपके सामने ये पूरी सूची है। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। नोटिफिकेशन 20 सितंबर को, नामांकन 27 सितंबर को और मतदान 15 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। ये आपको ये भी बताना चाहेंगे हम, झारखंड और जम्मू कश्मीर, उनका जो टर्म है वो जनवरी 2015 में एक्सपायर हो रहा है, इसलिए उसका अलग से घोषणा की जाएगी। और जम्मू और कश्मीर के जो हालात हैं उस पर मुख्य चुनाव आयोग ने कहा है कि उनकी उस पर नजर है और उसको देखते हुए बाद में फैसला लिया जाएगा। अभी उसमें काफी वक्त है, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके लिए अलग समय तय किया जाएगा। लेकिन एक यहां पर जो कुछ लोगों को हैरान करने वाली खबर लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी खबर लगेगी, एक ही दिन दोनों राज्यों में चुनाव हो रहा है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो आबादी है 8.25 करोड़ के जो वोटर है उनकी संख्या जो है वो 8.25 करोड़ के ऊपर है और करीब 1.25 करोड़ के आसपास हरियाणा के जो वोटर्स हैं 1 करोड़ 65 लाख के आसपास। तो एक बार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है, यह अपने आप में काबिल तारीफ है अगर चुनाव आयोग की बात की जाए। लेकिन अगर इसके इंपैक्ट की बात की जाए, रामकृपाल जी सर। नहीं, मैं ये अच्छी बात है और लग रहा है कि जैसा चुनाव आयोग बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है, अगर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है तो उसके पास पर्याप्त वो सैनिक बल रहेगा। और चूंकि देखिए जम्मू कश्मीर और झारखंड, चूंकि ये दोनों उससे डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं, बाद की बात है, तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त संख्या बल इनके पास रहेगा फोर्सेस का कि ये एक दिन में महाराष्ट्र में चुनाव करा लें। जैसा कि आप कह भी रहे थे, मुझे भी लगा ये आश्चर्य है, क्योंकि कोई महाराष्ट्र जैसे जहाँ पे कुछ नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं, गढ़चिरौली से लेकर के, तो ये अच्छी बात है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाता है एक ही दिन में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा चुनाव को लंबे दौर में बांटना भी, उसको बढ़ाना भी, कुल मिलाकर जनता के लिए परेशानी का कारण होता है। सही बात है। हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मुकेश नायक जी। मुकेश जी, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, निर्वाचन आयोग ने पिछले समय देश में बहुत अच्छा काम किया है और उसकी विश्वसनीयता बहुत देश में बड़ी है। आपने अभी बताया कि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में लगभग, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगभग 10 करोड़ लोग मतदाता मतदान करेंगे और एक ही दिन मतदान कराने की चुनौती चुनाव आयोग ने स्वीकार की है। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय पर्यवेक्षक होगा, पूरी जांच होगी, पीठासीन अधिकारी होंगे और हर पोलिंग बूथ पर अधिकारी होंगे, काउंटिंग पोलिंग बूथ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन को कंडक्ट किया है, सख्ती रखी है और रूल्स रेगुलेशंस को सख्ती से फॉलो किया है, मुझे लगता है कि ये तो 10 करोड़ लोगों की जो मतदाता संख्या है उसको ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ले जाएंगे। जी, एक जो अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ी बोरियत सी हो जाती है, चुनाव ज्यादा लंबे खिंच जाते हैं। महाराष्ट्र में शायद लोगों को उम्मीद होगी कि 2 चरणों में होगा या हो सकता है 2 से 3 चरणों में हो सकता है। श्वेता पारुलेकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, शिवसेना से प्रवक्ता है। आपका क्या कहना है ये जो फैसला लिया? एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मुझे अनुमति दें तो। जी बताइए। एक बात कहना चाहूंगा कि एक चरण में अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता ज्यादा होती है, क्योंकि 2 चरण में जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, सही बात, तो आधी आबादी के कार्यकर्ता माइग्रेट करके वहां आ जाते हैं जहां इलेक्शन हो रहे हैं और फिर एक अलग तरह के लोकतांत्रिक दबाव और अलग तरह के दबाव वहां पर काम करने लगते हैं, जिससे मुक्ति मिलेगी। जी, अब शिवसेना से हमारे साथ हैं श्वेता पारुलेकर जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जो बात कर रहे थे, मुझे उनका नाम पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ऐसे में मुझे स्क्रीन नहीं है या इसके लिए मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन बात कर रहा है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि 2 फेजेस में अगर होता है तो निष्पक्षता कम होती है, अगर एक ही दिन होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने बहुत ही अच्छा काम पिछली लोकसभा। श्वेता जी हमारे साथ, मैं आपको बता दूं, मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रकाश जावड़ेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मुद्दे पर, आइए देखते हैं। इन हरियाणा एज वेल एज दे विल गिव पॉजिटिव वोट. They will give positive vote for the BJP in its alliance in these state elections.
We welcome the decision and we are going with confidence to the voters with a positive agenda of development. Thank you. महाराष्ट्र के हमारे अलायंस का सीटों का बंटवारा, इसके बारे में आपको जल्दी ही सूची दी जाएगी. तो that always happens after the election result is announced. आप देखो, थोड़ा इंतजार कीजिए तब तक कि जब हमारी लिस्ट आएगी आप देखेंगे हम कितनी सीटें लड़ रहे हैं. बट हर चुनाव के पहले रीनिगोशिएट होता है, तो वैसे इस बार भी होगा. महाराष्ट्र में किसी भी दल ने कभी भी किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे अलायंस का मुख्यमंत्री होगा, ये बिल्कुल साफ है. और कौन होगा ये जैसे ही 19 अक्टूबर को रिजल्ट आता है उसके बाद जल्दी आपको समझेगा. मुझे लगता है अलायंस और उम्मीदवार दोनों के बारे में अंतिम चित्र किस कौन कितने सीट कहाँ, कौन अलायंस, कौन पार्टी कितने सीट, ये सब आपको, और उम्मीदवार कौन, ये इस सप्ताह में पूरा चित्र और साफ होगा. नहीं, देयर इज नो डिस्प्यूट. नहीं, सी, बीजेपी हैज इट्स ओन पोजीशन, Shivsena has its own position, but jointly when we declare our Vachannama, as we call in Maharashtra, that is a pledge to the people. There we give what is unanimously agreed to by all the parties in the alliance. Thank you. बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई. आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको बता दें जो बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. पहले तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे एक ही तारीख को, 15 अक्टूबर को. 19 तारीख को वोटों की गिनती होगी. नोटिफिकेशन 20 सितंबर और नामांकन 27 सितंबर. अभी जो बीजेपी ने कहा है हम आपको बता दें. हमारे साथ बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास जी भी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से. स्वागत है आपका. आपका रिएक्शन सर, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ इस पर. देखिए, चुनाव अभी ये राज्यों में आने वाले थे वो तो अपेक्षित था. अभी इसका जो कई अरसे से और कई समय से जिसकी इंतजार था वो मैं समझता हूँ कि इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है. तो इसके साथ ही इससे लगत आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी. जी, आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी. आचार संहिता को लेकर कई चीजें यहां पर सामने आई. मैं रामकृपाल जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ श्वेता पारुलेकर जी हैं. अभी जो प्रकाश जावड़ेकर जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने बताया अलायंस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आपको लगता नहीं है कि अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है? अगर अभी तक आपने अलायंस को लेकर अपना जो पूरा सीट शेयरिंग है या जो कुछ भी है उसको आपने ऐलान नहीं किया, तो एक शंका जरूर आती है मन में कि सब कुछ ठीक नहीं है. नहीं, ऐसे समझने की कोई बात नहीं है. हमें पूछ रहे हैं नहीं, श्वेता जी से पूछ रहा हूं मैं, आपके पास. हालांकि थोड़ा, हाँ जी, नहीं, हालांकि थोड़ा आगे पीछे है उसमें, लेकिन उसमें हल निकल जाएगा. और हमारी अलायंस आपको पता है कि इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में सबसे बड़ी पुरानी अलायंस है. तो मुझे लगता है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका भी हल निकल आएगा. मैं जानती हूँ कि इलेक्शन डेट्स भी अभी डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन कुछ उसमें हल निकल आएगा. 36 बिरादरी मिलकर डीजल के दाम कम किए जाएं, केंद्र सरकार से मेरी मांग है. बयान पूरा पॉलिटिकल है. अब कैसे इसको बचाया जाए आचार संहिता से, ये एक ट्रिक है. रामकृपाल जी क्या कहेंगे आप इसको? ये तो ट्रिक है. देखिए, वो ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो हर तरह का औजार को हथियार बना लेती हैं. लड़ाई है तो ठीक है, हुड्डा जी कह रहे हैं, लेकिन हुड्डा जी को यही पता है कि उन्हीं का एक फैसला था यूपीए सरकार का, गैस प्राइसिंग बढ़ाने के लिए जो 1 अप्रैल से लागू होना था, और इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया. तो बढ़ाना और घटाना
ये दोनों ही मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब चूंकि इमीडिएट ये नोटिफिकेशन शुरू हो गया है जो केंद्र सरकार पर भी लागू होता है, तो मुझे लगता है कि हुड्डा जी अपना जनता को लुभाने के लिए वो सब स्वाभाविक है, वे कहेंगे कि मैंने वोटर के लिए डिमांड की है, सारी चीज़ें की है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया इतनी चूंकि लंबी, अभी आप देख लीजिए, ये पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि गैस प्राइसिंग जिसको सितंबर में घोषित होना था वो इसलिए अटक जाएगी कि उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि हो गया। अब अगर इसी के आसपास में जम्मू कश्मीर और झारखंड को लेके भी हो जाता है, तो आप सोचिए कि जो सरकार ने कहा था कि सितंबर में इसकी घोषणा, 22 सितंबर एंड गैस प्राइसिंग की जो लटका हुआ है वो बहुत पहले से, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब उससे एक संकट पैदा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। तो खैर ये लोगों को सोचना चाहिए कि इसका क्या रास्ता। जय नारायण व्यास जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा, सीधा सीधा मेरा सवाल है। प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने एक चीज बोली कि हर चुनाव के पहले रीनेगोशिएशन होता है। महाराष्ट्र के ऊपर सवाल पूछा था, तो ये माना जाए जो अभी तक बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है खासकर लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में, तो मतलब ये माना जाए कि नेगोशिएशन की जो ताकत है वो बढ़ गई है, बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। देखिए, मैं प्रकाश जी ने जो बात कही थी वो सीधी सादी बात को सीधी सादी तरह ही समझना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा था, अगर आप अकेले भी कहीं चुनाव में जा रहे हैं तो अंत तक गहमा-गहमी तो चलती है, किसको आप पसंद करोगे, कौन आपका प्रत्याशी होगा। ठीक उसी तरह अगर आपकी साझेदारी है तो साझेदारी में भी कहीं ना कहीं तो टेक एंड गिव वाली बात होती है, और वो कोई, मैं नहीं मानता कि कोई एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं। सीधे चलते हैं, मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, एक सीट मिली है लोकसभा में, वो भी मुख्यमंत्री साहब के पुत्र को। हरियाणा में हालत खराब। देखिए, बीजेपी ये कहती है कि उन्हें कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है। यदि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना है तो बीजेपी को कांग्रेस बनाने की तैयारी वो क्यों कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश में और पूरे देश के दूसरे अंचलों में जो उपचुनाव हुए हैं, जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने दल बदल कराया है, ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में देखना मुश्किल है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 3 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है। वो अभी एक तो उपचुनाव लड़ चुके हैं, 2 उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 1 सीट बीजेपी हार गई है इसी कारण से, कटनी से लगी हुई। पहली बार उपचुनाव वो लोग हारे हैं। जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र का प्रश्न है, लोकसभा से परिदृश्य बदला है। 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की छवि, उनकी विश्वसनीयता इस देश में कम हुई है। उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई क्या? 800 रुपए का अतिरिक्त भार एक उपभोक्ता पर पूरे देश में आया है, कॉमन कंज्यूमर के ऊपर। कांग्रेस ने सीधे सीधे आप पे आरोप लगाया कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस के जितने लोग हैं उन्हीं को आप अपनी पार्टी में लेके चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं। हरियाणा इसकी पूरा एक एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। आपका रिप्लाई क्या है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा है, कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है, जिस भ्रष्ट तरीकों से कांग्रेस ग्रस्त है, वो विचारधारा से इस देश को मुक्त करने की बात हमने कही है, और वो बात पे हम आज भी कायम है। अगर कोई व्यक्ति वो विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ अगर अपने को जोड़ना चाहे, और अगर हमें एहसास हो कि नहीं वो सही दिल से हमारी बात को स्वीकार करते हैं। सर, विचारधारा आजकल खाली टिकट की रह गई है, खाली उनको त्याग करा रहे जी। विचारधारा खाली टिकट की रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। विचारधारा कहीं ना कहीं कई जगह पे आपको दिखाई देगी। खाली टिकट नहीं होती है, तो एक चुनावी माहौल में आप टिकट की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए टिकट की बात में विचारधारा आपको लगेगी कि वही वहां सीमित होकर रह गई। ऐसा नहीं है, कई फलक है, और कई फलक में अलग अलग स्रोत से जुड़ने वाले लोग हमारे साथ मिलकर वो विचारधारा को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं इस पे रामकृपाल जी का रिएक्शन लूंगा इस पर, लेकिन बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता आपसे जुड़ जाते हैं ठीक चुनावों से पहले। हरियाणा में इतने सारे नेता आपसे जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं, कुछ जुड़ भी गए हैं ठीक चुनावों से पहले। तो ये विचारधारा और टिकट का जो इत्तेफाक है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा इत्तेफाक है।